हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। एंड आज का वीडियो हमारा फिर से फ्रेंड्स इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर का है, जिसमें हम दोनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे आपके यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारी मैराथन क्लास होने वाली है और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहां से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की फ्रेंड। तो यहाँ पे है, आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखे हैं, आप सभी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और मुझे वीडियो के एंड में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस की। तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा है, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। ये क्या होता है, आपको इसका आंसर देना है। रिवर्सल ऑफ अ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, जो कि ट्रेजिडी की एक डेफिनेशन होती है, उसमें से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो आपको बताना है, जब किसी हीरो के फॉर्च्यून में रिवर्सल होता है, ट्रेजिक हीरो के फॉर्च्यून में, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, किस नेम से बुलाते हैं? वी हैव कैथारसिस, एपिस्टल, पेरिपेटिया या आपका पोइजिज्म। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का, उसका जल्दी से आंसर आप सभी दे दीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ इस क्वेश्चन के आंसर की। और जो करेक्ट आंसर है आप सभी ने अभी तक दे दिया होगा, एंड वी हैव हियर ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड पेरिपेटिया। नंबर सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। हम जल्दी से इस सेशन को कंप्लीट करेंगे और आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ चैनल पे। Who quoted these lines about tragedy? ट्रेजिडी के बारे में ये लाइंस किसने कोट की है, आपको इसका आंसर देना है। The plot then is the first principle and soul of tragedy. Character holds the second place. जहां भी इसकी बात आती है, plot is the soul of tragedy and character holds second place, या plot is the soul of tragedy की ही सिर्फ बात आती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये लाइंस किसने कोट की है ट्रेजेडी की जब वो डेफिनेशन दे रहे थे, दैट वाज ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है इस क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज द ग्रेट लिटरेरी फिगर जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर और प्लॉट और ट्रेजेडी के ऊपर अपनी डेफिनेशन दी है, और ट्रेजेडी किस तरीके से होनी चाहिए, ट्रेजेडी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, किसका क्या रोल होता है, ये सब कुछ उन्होंने अपने ट्रेजेडी की डेफिनेशन में बताया हुआ है। तो प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी सेड बाय एरिस्टोटल। नंबर थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन वी हैव, who defined tragedy in the following manners? Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. ये बात हो रही है, ये है ट्रेजेडी की डेफिनेशन। आपको बताना है कि ये किसने डिफाइन किया हुआ है। ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, तो ट्रेजेडी को जो बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, और एक ड्रामा, ट्रेजिक ड्रामा होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, ये जो डिफाइन किया है आपको बताना है। ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, शेक्सपियर या लॉन्जाइनस। तो करेक्ट जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी है, एरिस्टोटल। Plot is the soul of tragedy is said by Aristotle, and tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. ये भी एरिस्टोटल की ही डेफिनेशन है ट्रेजेडी से रिलेटेड। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मॉरलिटी प्लेज वर रिटन। मॉरलिटी प्लेज की बात हो रही है, ये किस टाइम ड्यूरेशन में लिखे जाते थे, और आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, ऑप्शन बी इन द 17th सेंचुरी, ऑप्शन डी सी है 18th या ऑप्शन डी है 19th। और जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है हमारा ऑप्शन ए, इन द 15th एंड 16th सेंचुरी में मॉरलिटी प्लेज जो होते थे वो लिखा जाते थे, जो किसी एक मॉरलिटी सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे, जिसमें कुछ लेसन्स होते थे। वो प्लेज जो होते थे जिनका सब्जेक्ट मैटर किसी लेसन से रिलेटेड हुआ करता था, किसी एक तरीके का जिसमें हम कुछ नैतिकता की बातें सीख सकें, तो उनको हम मॉरलिटी प्लेज काउंट करते हैं। और मॉरलिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज और इंटरल्यूड्स और जो थे, और साथ ही साथ मिस्ट्री प्लेज, ये सभी जो थे 15 से 16 सेंचुरी के टाइम में ही लिखे जाते थे। नंबर 5 क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन वी हैव हियर। आपको बताना है द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन इज। नेम होता है यहाँ पे ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन जो थ्योरी है, ये मॉडर्न, ये आपका टाइम जो मॉडर्न एरा है, एंड इवन आप बात कर लो पोस्ट मॉडर्न एरा है, उस टाइम ड्यूरेशन में इस थ्योरी की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, इससे रिलेटेड आपके वर्क्स लिखे जाते थे। तो आपको बताना है डिकंस्ट्रक्शन जो थ्योरी है उसके ओरिजिनेटर का नेम बताना है। डिकंस्ट्रक्शन क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जैक्स डेरिडा,
फ्रेडरिक नेल्सन, मार्टिन हेडगर या सिगमंड फ्रूड। और जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है हमारा ऑप्शन ए, जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सब क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप मत करिए, देखते रहिए क्वेश्चन को, और साथ ही साथ आपका अपना रिवीजन भी इसके साथ साथ होता रहेगा। आपको खुद पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेरी आर्ट ऑफ diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it in it the attitude of amusement and scorn is called। जो सब्जेक्ट होता है diminishing subject by making it ridiculous and evoking towards its attitude of amusement and scorn, उसको हम क्या बोलते हैं? एलेगरी, पैरोडी, मेलोड्रामा या सटायर। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉल्ड पैरोडी। जो किसी भी एक सब्जेक्ट को उसको रेडिक्यूल करते हुए बनाया जाता है, उसको इवोक करते हुए अम्यूजमेंट क्रिएट करने के लिए, स्कॉन क्रिएट करने के लिए उसको बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पैरोडी। जैसे आप बात कर लो कि जो तामिला लिखा है रिचर्डसन ने, उसके बिहाफ पे किस तरीके से हेनरी फील्डिंग ने जो चीजें लिखी हुई हैं, अपने नॉवेल्स लिखे हुए हैं, आप चाहे जोसेफ एंड्रयूज की बात कर लो, तो दीज ऑल आर दी पैरोडी, कि किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके उसी से इंस्पायर होकर के उसको इन्वोक अम्यूजमेंट या उससे रिलेटेड रिडिक्यूल करते हुए उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को कोई अपना सब्जेक्ट खुद का बनाना, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। नंबर 7 क्वेश्चन वी हैव हियर, व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा। कर्टन रेजर जो होता है वो ड्रामा में क्या इंडिकेट करता है? जो ये टर्म है कर्टन रेजर का, आपको इसका बताना है। ऑप्शन ए है वन हु रेज कर्टन्स, अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर। ऑप्शन सी है सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील्स सम ट्रुथ। ऑप्शन डी है शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है, आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। कर्टन रेजर का मतलब होता है ऑप्शन डी, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। मेन प्ले स्टार्ट होने से पहले जो शॉर्ट प्ले होता है उससे रिलेटेड हम होते हैं, उसको कर्टन रेजर बोलते हैं। नंबर 8 इज क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवांट गार्डी। अवांट गार्डी का मतलब क्या होता है, आपको इसका बताना है। अभी हमने इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड करा हुआ था इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो उसमें हमने इस टर्म की बात की थी। अवांट गार्डी किसको बोलते हैं? अनइंटेंशनल एटीट्यूड, रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड या ट्रेजिक कंक्लूजन, या होता है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। और इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है हमारा ऑप्शन डी, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। नंबर 8 के बाद 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो क्या है, उससे रिलेटेड किस तरीके के वर्क्स लिखे जाते हैं, और वर्क्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं उनमें किस तरीके से यूज होता है, उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शंस में आपको एक बार मेंशन कर देती हूँ। टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ऑप्शन बी, अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स। ऑप्शन सी, अ थियोरेटिकल डिवाइस, या ऑप्शन डी है अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है, आप सभी ने इसका भी आंसर दे दिया होगा, दैट इज ऑप्शन ए, टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग। किस तरीके से माइंड में एक एट अ टाइम कितने थॉट्स आपके चलते रहते हैं, वो एक दूसरे से इंटरट्विंगल्ड होते हैं। तो आपको इसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसी से रिलेटेड है कि पीपल के माइंड में, या जो एक माइंड होता है उसमें किस तरीके से 2 से 3 थॉट्स या मोर देन 4-5 थॉट्स, मेनी थॉट्स ट्रेवल करते हैं, मेनी थॉट्स आप सोचते हो एट अ टाइम, और इनर डिपेक्ट्स ये थॉट्स को और फीलिंग्स को डिपेक्ट करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। और बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है वर्जीनिया वुल्फ की जितने भी नॉवेल्स आप देखोगे, शी हैड रिटन ऑन दिस टॉपिक, वर्जीनिया वुल्फ, जिनको हम बात करें मॉडर्न एरा से रिलेटेड, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स अपने लिखे हुए हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ वर्स लिब्रा इज। वर्स लिब्रा का अनदर नेम क्या होता है, उसको आपको बताना है। फ्री, ओपन वर्स, या पोर्टली वर्स, या आपका ब्लैंक वर्स, या नन ऑफ दी अबव। और जिसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड फ्री या ओपन वर्स बोलते हैं। ये पोएटिक लाइंस होती हैं जो मॉडर्न टाइम में ज्यादा यूज करे जाते थे, इस तरीके के वर्क्स लिखे जाते हैं पोएट्री में, कि उसमें वर्ड्स लिब्रा या फ्री वर्ड्स का यूज करा जाता है। पोएट के थ्रू किसी तरीके का मीटर या आपका कोई भी रिदमिक पैटर्न आप फॉलो ना करते हुए अपने लाइंस को बिना किसी रूल रेगुलेशन के आप लिखते हो, दैट इज कॉल्ड वर्ड्स लिब्रा। नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन, अ सिजरा इन अ
लाइन इज। ठीक है, सीजरा का क्या मतलब होता है आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे रिलेटेड बार बार पूछा जाता है आपका। तो इसकी बात कर रहे हैं, पॉज, स्ट्रेन, सिलिबल या आपका एसेंट होता है, एक्सेंट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 11 का होता है पॉज बिटवीन अ लाइन, दैट इज कॉल्ड सीजरा। ठीक है, सीजरा इज कॉल्ड, जब लाइंस में जो पोएटिक लाइंस होती हैं वहां पे अगर पॉज होता है तो उसको हम सीजरा बोलते हैं। ठीक है, नंबर 12 इज व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस क्या होता है, इसका आंसर आपको देना है। और इस तरीके की नई नई टेक्निक जो है, जो मॉडर्न टाइम की पोएट्री में यूज होती हैं और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है अ पोएट्री रिटन टू एस्टैब्लिश रूल रेगुलेशंस ऑफ वर्सिफिकेशन। ऑप्शन बी रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री। ऑप्शन सी लिबर्टीज विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। ऑप्शन डी है पोएटिक नॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, लिबर्टीज विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। नंबर 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। The unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called। जो अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स होते हैं एंड अवेयरनेस होते हैं वेकिंग माइंड के, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफैनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी या ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। 13 का जो हमारा कौन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी हमने इसकी बात की थी ऊपर के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 14 क्वेश्चन की। और फ्रेंड जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहा हो कि यस ये एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लायक है ये क्वेश्चंस, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। जो न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही साथ आप अपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं चैनल पे। चलिए बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। कैथारसिस की बात मैंने स्टार्टिंग में ही कर ली थी, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज मीन बाय कैथारसिस। नंबर ए है ट्रेजिक फ्लॉ इन द एंटागोनिस्ट, ट्रेजिक फ्लॉ इन द प्रोटैगोनिस्ट। ऑप्शन सी फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क। ऑप्शन डी पर्गेशन ऑफ इमोशंस एंड पिटी एंड फियर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से दे दीजिए। कैथारसिस किसको बोलते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन डी, पुर्गेशन, या आपको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। कुछ अच्छे तरीके का सीन क्रिएट करके जो आपके अंदर ऑन द सेम टाइम हीरो के लिए या जो भी सीन चल रहा है उसके लिए आपके अंदर पिटी और साथ ही साथ फियर का जो इमोशंस क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड कैथारसिस, उसका प्यूरिफिकेशन होता है। और ये सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपको एरिस्टोटल के ट्रेजिक, जो उन्होंने ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन दी है उसमें आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। द टर्म डायस्टोपिया इम्प्लाइज, डायस्टोपिया यूटोपिया ये दो टर्म्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डायस्टोपिया का मीनिंग क्या होता है और यूटोपिया का मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आज का रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है आपको और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। जल्दी से आप 15 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद यूटोपिया का भी आंसर दे दीजिए मुझे। तो डायस्टोपिया की बात कर लेते हैं। व्हाट इज डायस्टोपिया? प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, प्लीजेंट रियल वर्ल्ड या अनप्लीजेंट इमेजिनरी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है और 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होगा ऑप्शन डी, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड इज कॉल्ड डायस्टोपिया। ठीक है, यूटोपिया कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे आंसर करोगे। नंबर 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवेल। प्रोलेटेरियन नॉवेल का थीम क्या होता है आपको बताना है। उसका एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती है, उसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं, या वॉरियर्स, वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नॉवेल्स हैं जो थीम इससे रिलेटेड होते हैं, प्रोलेटेरियन नॉवेल से रिलेटेड। तो उसका आंसर जो है 16 का वो है हमारा ऑप्शन डी, मिडिल क्लास से रिलेटेड वो थीम्स लेकर के आते हैं इस नॉवेल्स में जो नॉवेलिस्ट इसको लिखते हैं। नंबर 17 वी हैव हियर,
A character which remains almost unchanged throughout the story of is called, जो character जो थ्रू आउट स्टोरी, जो भी स्टोरी मूव ऑन होती है किसी भी प्ले में, किसी भी नॉवेल में, उसमें जब वो अनचेंज्ड रहता है, मीन्स व्हाट बिहेवियर ही ऑक्युपाइज एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क एंड टिल द एंड ऑफ दैट वर्क ही रिमेन्स द सेम या दैट रिमेन्स द सेम, तो उसको हम क्या कहते हैं? राउंड कैरेक्टर, ड्रामेटिक कैरेक्टर, कैरिकेचर, या आपका होता है फ्लैट कैरेक्टर। और 17 का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉल्ड फ्लैट कैरेक्टर। मीन्स उस कैरेक्टर के बिहेवियर में आप देखोगे किसी तरीके का चेंज नहीं मिलेगा आपको, और वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के स्टोरी में आपको वो सेम वैसा ही मिलेगा जैसे वो स्टार्टिंग में था, तो उसको फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। राउंड कैरेक्टर में आपको टाइम के साथ में, किसी इंसिडेंट के साथ में आपको उसके अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर आपको चेंजेस मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड राउंड कैरेक्टर। नंबर 18 इज व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट जो है ड्रामा का, उसको हम क्या बोलते हैं आपको बताना है। ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रेड, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट। तो करेक्ट आंसर जो है 18 क्वेश्चन का वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। वो ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, मीन्स उसमें आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, ऑडियंस नहीं होती है कोई भी जो आपको आपकी परफॉर्मेंस देखे, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा। नंबर 19 क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन वी हैव, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देती हूँ। द करेक्ट टर्म ऑफ अ पर्सन ऑफ अ मैरिटल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, फिर से देखिए रिपीट हो रहा है इसमें, तो उसको हम बोलते हैं फिलिस्टाइन, दैट इज कॉल्ड फिलिस्टाइन। जो भी अपने कल्चर और मटेरियल आउटलुक के लिए इंडिफरेंट होता है उसको हम फिलिस्टाइन बोलते हैं। नंबर 20 इज मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग, जो मिथ वर्ड है ये आपके ग्रीक वर्ड मिथोस से निकल के आया हुआ है, मीन्स इससे डेराइव्ड हुआ है, तो इसका सिग्निफाई क्या करेगा जो होता है इसको, मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, किसको रिजेंबल करता है? इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरी, या स्टोरी प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड कैरेक्टर फ्रॉम दी पास्ट। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, अ स्टोरी प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड। जो प्लॉट या स्टोरी होती है, जो ट्रू होती है, वो मिथ को सिग्निफाई करती है। मिथ मीन्स प्लॉट एंड स्टोरी दैट इज ट्रू और इन्वेंटेड। 21 इज, अब चलिए 21 क्वेश्चन से हमारा यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। अभी तक हमने लिटरेचर की बात की, और लिटरेचर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर को पढ़ा। लिटरेचर की जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टार्टिंग आपके पार्ट्स होते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन सबसे भी हमने लाइन क्वेश्चंस पढ़े। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो व्हाट इज द सेंटेंस, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। अच्छे से पढ़ लीजिए। आई वांट टू परचेज अ प्लॉट हियर, ये आपका है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है शी नोज स्विमिंग वेरी वेल। ऑप्शन सी है यू कैन नॉट कंप्लीट इन द गेम दिस ईयर। और ऑप्शन डी है शी वॉज अवॉर्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999। तो करेक्ट जो आंसर है, जो वर्ड, जो सेंटेंस इस ऑप्शन में से पैसिव वॉइस में है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शी वॉज अवॉर्डेड, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और किसके थ्रू? ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू उसको स्कॉलरशिप मिली है, खुद से उसको अवार्ड नहीं मिला है, किसी ने दिया है इसको 1999 में। सो दिस इज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। नेक्स्ट नंबर 22 वी हैव Which of the following sentence is not in passive voice? अब आपको बताना है। देखिए ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चंस मोस्टली गलत ही अटेम्प्ट करके आते हैं लोग। तो आपको बताना है कि आपका जो सेंटेंस है, यहाँ पे चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उनमें आपको इनमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस नहीं है। That nonsense of the word was not intended by the speaker in this speech. या ऑप्शन बी है आई एम श्योर यू विल बी अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर योर नॉवेल दिस ईयर। ऑप्शन सी माय अंकल सीक्स अपॉइंटमेंट विद यू। और ऑप्शन डी है वी आर श्योर टू बी पनिश्ड बाय द बॉस। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो हमारा ऑप्शन सी है, माय अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, और ये सेंटेंस जो हमारा है पैसिव वॉइस में नहीं है, बाकी सभी इसमें पैसिव वॉइस में है, ए, बी एंड डी। 23rd question
ऑन द स्क्रीन वी हैव, फिर से हमारा पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा इसका पैसिव वॉइस करेक्ट है। हेल्प द पुअर, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। आपको बताना है इस सेंटेंस का, ये जो एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या बनेगा। ऑप्शंस हैं, लेट द पुअर बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, या आपका है लेट द पुअर्स बी हेल्प। और सेंटेंस क्या है, लेट द हेल्प द पुअर। तो करेक्ट इसका आंसर जो होगा 23 का, वो क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, द पुअर शुड बी हेल्प, मीन्स गरीबों की मदद करनी चाहिए। हेल्प द पुअर है, आपको इसे बताया जा रहा है कि हेल्प द पुअर मीन्स पुअर की आप मदद करो। तो आपको यहाँ पे जो पैसिव वॉइस उसका होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट होगा। नंबर 24 इज फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। 3 PM के बाद फी रिसीव नहीं होगी। द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज, क्या है ये जो वर्ड सेंटेंस है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, आपको बताना है। पैसिव सेंटेंस है, मॉडल पैसिव है, या फ्रेज वर्ब है, या इंट्रांसिटिव वर्ब है। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है मॉडल पैसिव है ये, ठीक है। फी विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। नंबर 25 इज which one of the is correct passive from the novel फॉर्म ऑफ नॉवेल इंटरेस्ट मी। ये सेंटेंस है आपका, नॉवेल इंटरेस्ट मी। तो इसका कौन सा फॉर्म, इसका ये एक्टिव वॉइस में है, आपको बताना है इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। नॉवेल्स इंटरेस्ट मी, तो ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन ए है, नॉवेल्स आर इंटरेस्टेड बाय मी, आई हैव इंटरेस्ट इन नॉवेल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, या है आपका आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है 25 का, वो है हमारा ऑप्शन सी, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल, क्योंकि ये नॉवेल्स इंटरेस्ट में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, आई के साथ एम होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात की आज के सेशन में, और जो कि आपका इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों पार्ट से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। इसके साथ साथ आपने कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किया है इसको भी मेंशन करिएगा आप कमेंट सेक्शन में। और मैंने पूछा था क्वेश्चन, यूटोपिया मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटोपिया, आपको उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट।